हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। तो आपके पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये पीजीटी और ईएमआरएस इस सिलेबस में है भी, ईएमआरएस में भी हैं। आपके अमेरिकन पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, हेमिंग्वे। तो हम देख लेते हैं इसको, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इस पर। ओके, तो ये आपके ये की फैक्ट हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, वही मैं लेके आई हूँ। तो आप इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 26 मार्च यानी कि 26 मार्च 1864 में इनका जन्म होता है। आपके रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी का इनका बर्थ होता है। एंड 29 जैन 1963 में इनकी डेथ होती है। ये मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे डेथ होती है इनकी। ओके, ये ध्यान रखना है। ये एक अमेरिकन पोएट है, सॉरी यहाँ पे अमेरिकन लिखना चाहिए था, अमेरिकन पोएट है, मिस टाइप है। ये एक अमेरिकन पोएट है, न्यू इंग्लैंड पोएट इन्हें जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक अमेरिकन पोएट है, न्यू इंग्लैंड पोएट जाना जाता है। न्यू इंग्लैंड पोएट, कॉन्वर्सेशनल पोएट हैं, ये रियलिस्टिक रूलर पोएट हैं, तो ये ध्यान रखना है। और इन्होंने पुलित्ज़र प्राइज़ को प्राप्त किया है, मतलब जीता है इन्हें मिला है पुलित्ज़र प्राइज़। ओके, अब यहाँ से देखेंगे बॉर्न ये पैदा कब हुए थे। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न ऑन मार्च 26, 1864 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूएस। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यानी कि यूएस यानी कि अमेरिका में हुआ था, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन देखेंगे, डाइड, इनकी डेथ कब होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाइड ऑन जनवरी 29, 1963। तो इनकी डेथ कब होती है, 29 जनवरी 1963 में इनकी डेथ हो जाती है। और उस समय इनकी एज कितनी थी, तो ये याद रखना है, 88 साल के थे उस समय इनकी एज थी। बॉस्टन मैसाचुसेट्स, यूएस में इनकी डेथ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉस्टन मैसाचुसेट्स में इनकी डेथ हो जाती है। ओके, 88 साल की उम्र में। नेक्स्ट वन देखेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न टू जर्नलिस्ट, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट पैदा हुए थे एक जर्नलिस्ट। इनके फादर कौन थे, जर्नलिस्ट थे, क्या नाम था, विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट। ये आपने याद रखना है, विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर। और मदर का नाम क्या था, इसाबेला मूडी। ये उनके मतलब माता पिता के नाम थे। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म एक पत्रकार थे, उनके पिता विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर और माँ इसाबेला मूडी से हुआ था। तो ये याद रखना है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखेंगे, आफ्टर विलियम्स फ्रॉस्ट डेथ इन May 1885 द फैमिली मूव टू लॉरेंस, मैसाचुसेट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मई 1885 में विलियम के फ्रॉस्ट की जब डेथ हो जाती है 1885 में, तो फैमिली जो है वो कहाँ पे चली आती है, यहाँ पे आ जाती है लॉरेंस, मैसाचुसेट्स में फैमिली आ जाती है। यह आपने ध्यान रखना है। 1885 में विलियम की फ्रॉस्ट की मृत्यु के बाद परिवार लॉरेंस, मैसाचुसेट्स चला गया। तो ये ध्यान देना है, विलियम इनके फादर का नाम था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन देखेंगे, He was noted and critically respected American poet of 20th century मतलब वह 20वीं सदी के विख्यात और समीक्षकों द्वारा सम्मानित अमेरिकी कवि थे। तो ये ध्यान रखना है, द मेजॉरिटी ऑफ हिज वर्क हैड बीन पब्लिश्ड इन इंग्लैंड एज वेल एज अमेरिका। तो इनका जो वर्क था, ये भी आपने ध्यान रखना है कि उनका अधिकांश जो वर्क था वो इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका में भी पब्लिश्ड हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका में भी उनके वर्क पब्लिश हुए थे। इनके वर्क के मेजॉरिटी वर्क इनका पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वन है, ही इज स्टिल नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ओवर कोलोक्वल स्पीच। तो ये ध्यान रखना है कि वह आज भी ग्रामीण जीवन के क्या हैं, यथार्थवादी चित्रण और बोलचाल की भाषा पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है,
ये आपने ध्यान रखना है कि वो आज भी ग्रामीण जीवन, रूरल लाइफ के क्या हैं, वो आज भी एक रियलिस्टिक डिपिक्शन है, यानी कि एक यथार्थवादी चित्रण है, और वो कोलोक्वल स्पीच यानी कि बोलचाल की भाषा में अपनी पकड़ के लिए आज भी वो जाने जाते हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी। नेक्स्ट वन है, इन 1882 रॉबर्ट फ्रॉस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉरेंस हाई स्कूल। तो लॉरेंस हाई स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएट किया था 1882 में, ये ध्यान रखना है। 1882 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लॉरेंस हाई स्कूल से उन्होंने स्नातक किया था, स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है 1894 ही सोल्ड हिज फर्स्ट पोयम। तो 1894 में उन्होंने अपनी पहली पोयम को, पहली कविता उन्होंने अपनी बेच दी। कौन सी पहली पोयम थी इनकी, किसको बेचा था? माई बटरफ्लाई एंड एलर्जी, ये ध्यान रखना है। ओके, टू द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट फॉर $15। तो यह बात यहाँ पे हो रही है कि 1894 में उन्होंने अपनी पहली पोयम को बेच दिया था। उनकी पहली पोयम क्या थी? माई बटरफ्लाई एंड एलर्जी। कितना? $15 में उन्होंने बेचा था, ये भी ध्यान रखना है। किसको बेचा था, किसके लिए? न्यूयॉर्क, ये भी ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट वन है, इसमें मैंने वही टॉपिक इंक्लूड किए हैं, वही की फैक्ट इंक्लूड है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, आपका की फैक्ट है ये। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट द मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट व्हेन ही वाज 86 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कांग्रेस से सम्मान पदक मिला, एक मेडल ऑफ ऑनर मिला इन्हें जब वो 86 वर्ष के थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। ही इज़ बेस्ट नोन एज अमेरिकन्स ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोइट्री। इम्पॉर्टेंट है ये कि इन्हें अमेरिकी कविता के सबसे बड़े बूढ़े व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड एलिनोर मिरियम वाइट हु वॉज हिज क्लास फेलो इन द स्कूल। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एलिनोर मिरियम वाइट नाम की एक लड़की से क्या हो गया था? प्यार हो गया था, जो स्कूल में उनकी क्लास फेलो थी। नेक्स्ट वन है, ही मैरिड हर ऑन December 19, 1895। तो उन्होंने उनसे 19 दिसंबर 1895 में शादी कर ली थी। किससे? एलिनोर मिरियम वाइट से उन्होंने शादी कर लिया था, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे, ये सारा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिज वाइफ डाइड इन 1938। इनकी वाइफ की डेथ कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। नेक्स्ट वन है, 1961 रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज इनवाइटेड टू रीड अ पोएम एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कैनेडी ऑन January 20। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 1961 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया गया था 20 जनवरी को राष्ट्रपति कैनेडी के उद्घाटन समारोह में। इनको ना 1961 में इनवाइट किया गया था, एक कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1961 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया गया था एक पोयम पढ़ने के लिए, और प्रेसिडेंट कैनेडी का इनॉग्रेशन था, उद्घाटन समारोह था, उसमें उनको बुलाया गया था 20 जनवरी को। तो उन्होंने कौन सी कविता पढ़ी थी? द गिफ्ट आउटराइट, ये ध्यान रखना है, ये कविता उन्होंने वहाँ पे पढ़ी थी और इनको यही कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया था, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। A poem begins in delight and ends in wisdom by Frost। तो फ्रॉस्ट जी की जो पोयम रहती थी ना, वो शुरू किस में होती थी? डिलाइट में शुरू होती थी। तो ये ध्यान रखना है कि जो इनकी कविता है वो आनंद में शुरू होता था और ख़त्म किस पे होता था? विजडम पे, यानी कि ज्ञान में समाप्त होता था इनकी कविता। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे हम, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का, जो कि ये पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट पोयम भी थी, पसंदीदा पोयम थी ये, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि पूछ लिया जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे फेवरेट पोयम कौन थी, फ्रॉस्ट की कौन सी पोयम उनकी पसंदीदा थी? तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, ये अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स आर लूसिड एंड सिंपल। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की जो पोयम रहती थी, जो पोयम है वो कैसे रहती थी? स्पष्ट। लूसिड मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट होती थी और सरल होती थी। दिस आर रिटन न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट, और ये लिखी किस में जाती थी? तो न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट में लिखी गई है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, ये किस में लिखी गई है? न्यू इंग्लैंड बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट वन जो फैक्ट है हमारा,
द ट्रूथ इज़ दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज द फर्स्ट अमेरिकन, सच्चाई यही है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या हैं, पहले अमेरिकी हैं वो, हु कुड बी ऑनेस्टली रेकन्ड अ मास्टर पोएट्स बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स शेड बाय रॉबर्ट ग्रेव्स। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि सच्चाई यह है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहले अमेरिकी थे जिन्हें ईमानदारी से विश्व मानकों के अनुसार एक उत्कृष्ट कवि माना जाता है। ऐसा किसने कहा है, तो रॉबर्ट ग्रेव्स ने कहा है। ये कथन किसका है, रॉबर्ट ग्रेव्स, सेड बाय रॉबर्ट ग्रेव्स, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। हिज पोएम्स डू मूव फ्रॉम डिलाइट टू विजडम। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो उनकी कविताएं हैं, उनकी जो पोएम्स है वो आनंद से ज्ञान की ओर बढ़ती है। दिस कॉमेंट सेड बाय एग्बर्ट एस ओलिवर अबाउट फ्रॉस्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने बोला है, ये कमेंट टिप्पणी किसने दी है, तो एग्बर्ट एस ओलिवर ने दिया है फ्रॉस्ट के बारे में। ओके, उनके पोएम्स के बारे में। तो ये आपने ध्यान रखना, एग्बर्ट एस ओलिवर द्वारा कही गई ये टिप्पणी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम यहाँ पे। नेम फ्रॉस्ट फर्स्ट पोयम, मतलब हमें बताना है कि फ्रॉस्ट की वो पहली पोयम कौन सी है, विच वॉज सोल्ड फॉर $15 इन 1894। ठीक है, तो बताना है कि यहाँ पे कह रहा है कि बताओ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहली कविता वो कौन सी है जो $15 में 1894 में द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट को $15 में बेची गई है। किसे बेची गई है, द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट को 1894 में $15 में बेची गई है। माई बटरफ्लाइज, अभी जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। ओके, तो क्या कौन सी पोएम है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो माई बटरफ्लाइज एन एलजी, माई बटरफ्लाइज एन एलजी, ये इसी में है, आप देख लीजिएगा। हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू राइट अ फेवरेबल रिव्यू ऑफ फ्रॉस्ट वर्क, यहाँ पे होना चाहिए था, मैंने मिस कर दिया, आई थिंक यहाँ पे मिस हो गया है, तो मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे माई बटरफ्लाइज है, ये आपने देखना है, माई बटरफ्लाई, यहाँ पे आना चाहिए था माई बटरफ्लाई एन एलजी। ओके, यही थी पोयम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू राइट अ फेवरेबल रिव्यू ऑफ फ्रॉस्ट वर्क, वो पहले अमेरिकी कौन थे जिन्होंने फ्रॉस्ट के वर्क का फेवरेबल रिव्यू लिखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर मतलब क्या लिखा है, समीक्षा लिखी थी उन्होंने, तो वो आपके एजरा पाउंड हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। अगला है 1912 फ्रॉस्ट सेल्ड विद हिज फैमिली टू ग्लासगो एंड लेटर सेटल्ड इन बीकॉन्सफील्ड। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 1912 में फ्रॉस्ट अपने परिवार के साथ ग्लासगो चले गए। कहाँ चले गए, ग्लासगो के लिए रवाना हुए और बाद में वो बीकन्सफील्ड में बस गए। 1912 में वो पहले ग्लासगो गए, बाद में वो कहाँ सेटल्ड हो गए, तो बीकन्सफील्ड में बस गए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। आप खुद ही देखेंगे, इसमें सिर्फ की फैक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन देखेंगे, इलियट एंड कैरल आर द नेम्स ऑफ सन्स। तो इलियट जो है ये इनके बेटों का नाम है, किनके बेटों का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बेटों का नाम है इलियट एंड कैरल, बेटों के नाम है। जबकि यहाँ पे देखिए लेस्ली, इरमा, मार्जोरी और एलिनोर बेटीना, ये इनकी बेटियों का नाम है। दी चिल्ड्रन आर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ये आपने ध्यान रखना है। लेस्ली हो गई और इरमा हो गई और आपके मोजरे, ये ध्यान रखना है। 1 मिनट, काफ़ी कुछ, और एलिनोर बेटीना, ये इनकी बेटियों के नाम हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कहा जा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने जीवन काल में कविता के लिए 4 पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रिसीविंग 4 पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री। तो ये कहा जा रहा है कि वो अपने लाइफ टाइम में इन्हें पोइट्री के लिए 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला था, ये कहा जा रहा है। ही वॉज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पोइटिक वर्क्स। आगे क्या कहा जा रहा है कि इन्हें
1960 में उनकी काव्य रचनाओं के लिए उन्हें 1960 में कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया था। ऑन जुलाई 22, 1961 फ्रॉस्ट वाज नेम्ड पोएट लॉरियट ऑफ वर्मोंट। ये भी आपने ध्यान रखना है। 22 जुलाई 1961 को फ्रॉस्ट को वर्मोंट का कवि पुरस्कार विजेता नामित किया गया था। यानी कि 22 जुलाई 1961 में वर्मोंट के ये पोएट लॉरियट बने थे। कहाँ के? वर्मोंट के। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई फैक्ट है, तो ये मैं इसको इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिला था पोइट्री के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। और इनके पोएटिक वर्क्स के लिए इन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला था 1960 में। और इन्हें ये पोएट लॉरियट भी थे वर्मोंट के। कब बने थे? 22 जुलाई 1961 में। ये पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, आना रहेगा यहाँ से। नेक्स्ट वन है फ्रॉस्ट रिटर्न टू अमेरिका विद हिज फैमिली 1915। तो 1915 में फ्रॉस्ट अपने परिवार के साथ अमेरिका लौट आए। एंड नेक्स्ट जो है फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश पोएम वाज माई बटरफ्लाई। तो फ्रॉस्ट की जो फर्स्ट पब्लिश पोएम है वो कौन सी है? माई बटरफ्लाई। नेक्स्ट वन है मूविंग वाज पब्लिश्ड इन 1813। तो ये जो वर्क है ना, ये जो पोएम है इनकी मूविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? 1813 में आया था, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। द सन वॉज वार्म। सूरज गर्म था। बट द विंड वॉज चिल। लेकिन हवा जो है वो ठंडी थी। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो 2 ट्रैम्प्स इन मड टाइम से ली गई हैं। इंपॉर्टेंट है, लाइनें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है फ्रॉस्ट पोएम आर नोन फॉर रीजनलिज्म। मतलब फ्रॉस्ट की जो पोएम है वो क्षेत्रीय के लिए जानी जाती है। किसके लिए? क्षेत्रीयता के लिए जानी जाती है, रीजनलिज्म के लिए जानी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है पूरा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है पोइट्री इज़ अ वे ऑफ टेकिंग लाइफ बाय द थ्रोट। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कविता जीवन को गले से लगाने का एक तरीका है। कविता जो है वो जीवन को गले से लगाने का एक तरीका है। दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ओपिनियन है। नेक्स्ट वन है फ्रॉस्ट इज़ हैबिचुअल ऑफ पैरेंथाइसिज्म। फ्रॉस्ट किसके थे? हैं मतलब फ्रॉस्ट, ओके, तो फ्रॉस्ट इज़ हैबिचुअल फॉर पैरेंथेसाइजिंग। मतलब ये कोष्टक बनाने के हैबिचुअल थे, कोष्टक बनाने की उनकी आदत थी। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे, बेटर देन मैरिड ऑट टू बी एज गुड एज मैरिड, दैट्स व्हाट ही हैज़ ऑलवेज शेड। यहाँ पे बात क्या है कि शादी से बेहतर शादीशुदा होना जितना ही अच्छा होना चाहिए, यही हमेशा उनका कहना था। व्हाट ही हैज़ ऑलवेज शेड, यही हमेशा वो कहते थे। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट वन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज नोन एज नॉन सीरियस पोएट ड्यू टू हिज ह्यूमर। ये बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट है वो अपने हास्य के कारण, अपने ह्यूमर के कारण एक गैर गंभीर कवि के रूप में भी जाने जाते थे। ये आपने ध्यान रखना है। एक नॉन सीरियस पोएट के भी ये जाने जाते थे क्योंकि उनका जो अपना रीज़न क्या था? अपने ह्यूमर के कारण, हास्य। नेक्स्ट वन पे आते हैं। टुडे विल बी द डे ऑफ व्हाट वी बोथ सेड। मतलब आज वह दिन होगा जो हम दोनों ने कहा था। दीज लाइन्स अपीयर इन। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? वेस्ट रनिंग ब्रूक में ये लाइनें आती हैं, ये ध्यान रखना है। ये लाइनें वेस्ट रनिंग ब्रूक में आती है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट वन है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जो वुड्स हैं, जो जंगल हैं, वो प्यारे हैं, गहरे हैं और गहरे हैं। दीज फेमस लाइन आर टेकन फ्रॉम। तो भाई यहाँ पे वुड्स की बात हो रही है, लवली है, डार्क एंड, तो किसकी बात है? जब वुड्स की बात आ गई तो आप ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये इसी की लाइन हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है, इसको मैं लगाना चाहूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये। नेक्स्ट वन है मेंडिंग वॉल। इंपॉर्टेंट है। एक मोनोलॉग है जो कंपोज कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। ये एक मोनोलॉग है। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? तो सेनेक्डोचे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं सारा ही इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, फैक्ट लेके आई हूँ, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। सेनेक्डोचे है। नेक्स्ट वन है अ मदर टेक्स 20 years टू मेक अ मैन ऑफ हर बॉय एंड अनदर वुमेन मेक्स अ फूल ऑफ हिम इन 20 minutes। तो ऐसा किसने कहा है? ये बात क्या बात हो रही है?
यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट लगा दे रही हूँ क्योंकि कहा किसने है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही कहा है। आई थिंक ये मिस हो गया है, सेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। सेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बात यहाँ पे क्या हो रही है कि एक माँ अपने लड़के को एक आदमी बनाने में 20 साल लग जाते हैं। एक माँ को अपने लड़के को एक आदमी बनाने में कितने साल लग जाते हैं? 20 साल लग जाते हैं, 20 ईयर्स लग जाते हैं। पर दूसरी महिला जो उसे 20 मिनट में ही बेवकूफ़ बना देती है, ऐसा कौन कहता है? सेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन द फिल्म ग्रिंड हाउस कर्ट रसेल रिसाइट सम लाइन्स ऑफ अ पोएम ऑफ फ्रॉस्ट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? आई थिंक ये इसी में हो गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे देखिए आ गया है। आई थिंक यहाँ था, होना चाहिए था, ये यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा यहाँ से है। इन द फिल्म ग्रिंड हाउस, मतलब एक फिल्म है ग्रिंड हाउस में कर्ट रसेल क्या करते हैं? रिसाइट करते हैं, सुनाते हैं फ्रॉस्ट की पोएम की कुछ लाइनें सुनाते हैं। तो कौन सी पोएम की वो लाइनें सुनाते हैं? तो स्टॉपिंग बाय वुड्स की सुनाते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, कर्ट रसेल रिसाइट करते हैं फ्रॉस्ट की स्टॉपिंग बाय वुड्स के कुछ लाइनें वो फिल्म ग्रिंड हाउस में सुनाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन जो आपका है फ्रॉस्ट गॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉस्ट की बात जब भी बात आती है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसको नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने। फ्रॉस्ट गॉट प्लिजर प्राइज़, इन्हें 4 टाइम प्लिजर प्राइज़ मिलता है। तो सबसे पहले इन्हें मिलता है 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इन्हें 1931 में फॉर कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिलता है, इन्हें संग्रहित मतलब संकलित कविताओं के लिए मिलता है इनको। एंड थर्ड जो है 1937 में इन्हें फर्दर रेंज के लिए मिलता है, ध्यान रखना है, फॉर अ फर्दर रेंज। ही गॉट द प्राइज़ फॉर द 4th टाइम, और इन्हें 4th टाइम प्राइज़ मिलता है 1943 में अ विटनेस ट्री के लिए मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा कब कब मिलता है और किसके लिए मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने हैं। नेक्स्ट वन पे आते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स अकर्स इन, स्टॉपिंग बाय वुड्स किस में है? तो ये न्यू हैम्पशायर में आता है, मिलता है आपको। नेक्स्ट वन है फैक्ट इज़ द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज। यहाँ पे बात क्या हो रही है? जो तथ्य है वो सबसे मधुर सपना है जिसे कौन जानता है? सिर्फ लेबर ही जानता है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन इन द पोएम, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो मूविंग में आती हैं, ये ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हैं इनके। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बॉयज़ विल, ये 1913 में आता है। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 में। माउंटेन इंटरवल 1916 में। न्यू हैम्पशायर एक पोएम है जो नोट्स एंड ग्रेस नोट्स के साथ है, ये 1923 में आता है। वेस्ट रनिंग ब्रूक 1928 में। अ फर्दर रेंज 1936 में। अ विटनेस ट्री 1942 में। अ मास्क ऑफ मर्सी, मास्क ऑफ अनार्की भी है लेकिन यहाँ पे मास्क ऑफ मर्सी 1947 में। कंप्लीट पोएम 1949। इन द क्लियरिंग 1962 में आया था। ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है फ्रॉस्ट जी का, बहुत सारे वर्क हैं लेकिन इसमें मैंने इंपॉर्टेंट में इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, पॉपुलर पोएम्स फ्रॉम द पेन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पेन से कुछ पॉपुलर पोएम कौन कौन सी लिखी गई हैं, तो ये हम देख लेते हैं। द पास्चर, सबसे पहले इसको देखेंगे। द पास्चर, ये सारी पोएम है। मूविंग है। इन हार्डवुड ग्रोव्स है। रिलक्टेंस है। होम ब्यूरियल है। द ब्लैक कॉटेज आफ्टर एप्पल पिकिंग है। मेंडिंग वॉल है। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन है। द रोड नॉट टेकन, बर्चेस, ब्राउन्स डिसेंट और द विली नीली स्लाइड, फायर एंड आइस, ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। तो ये भी पूछ ली जाएंगी कि कौन कौन सा किसका वर्क है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 30 नंबर पे डस्ट ऑफ स्नो है जो कि ऊपर आ गया है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 30 नंबर पे डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10th वगैरह में है भी। डस्ट ऑफ स्नो ये भी 30 नंबर पे आता है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ ऊपर आ गया है। ओके 14 नंबर पे है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये सारी पोएम्स है। एक्वेंटेड विद द नाइट, वेस्ट रनिंग ब्रूक, टू ट्रैम्प्स विद द नाइट, डिपार्टमेंट प्रोवाइड कंसिडरेबल स्पेक, डायरेक्टिव प्रिकॉशन,
कम इन द गिफ्ट आउटराइट, इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, कहीं से भी आ सकता है। ऑन सेट है, वंस बाय द पैसिफिक है। तो ये भाई ये आपके जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं ये आपके अमेरिकन पोएट हैं, और अमेरिकन पोएट आपके पीजीटी में भी हैं, केवीएस एनवीएस, एंड आपके सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम इसी मंथ में है एग्ज़ाम, उसे EMRS TGT PGT के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। EMRS स्पेशली TGT के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो क्योंकि हैं TGT में है ये सारे राइटर। EMRS अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एन एक्वेंटेंस विद मेजर वर्क्स, इनके कुछ मेजर वर्क्स के कुछ हम जान लेते हैं क्या क्या है जो बहुत ही मेजर वर्क है उनके बारे में। सबसे पहले मेंडिंग वॉल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडिंग वॉल यानी कि दीवार की मरम्मत, है ना। तो इसमें क्या है, ये एक पोयम है 20th सेंचुरी अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का, ये एक पोयम है, याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है इस पोयम के बारे में, ये ओपन होता है सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री के सेकंड कलेक्शन में ये खुलता है, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, पब्लिश इन 1940 बाय डेविड नट। मतलब ये डेविड नट द्वारा 1914 में प्रकाशित नॉर्थ ऑफ बॉस्टन नामक कविता का दूसरा कलेक्शन खोलता है ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। It has become one of the most antholoized and analyzed poems in modern literature। तो ये बात यहाँ पे क्या हो रही है कि ये मॉडर्न लिटरेचर में सबसे अधिक एंथोलॉइज्ड है, यानी कि संकलित है और विश्लेषित कविताओं में से एक बन गई थी। ये जो आपका मेंडिंग वॉल है ये ध्यान रखना है। इट नरेट्स अ स्टोरी ड्रॉन फ्रॉम रूरल न्यू इंग्लैंड। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये ग्रामीण न्यू इंग्लैंड से ली गई एक कहानी बताती है। द नरेटर, जो इसका नरेटर है, नरेटर क्या करता है, ठीक है। मेंडिंग वॉल क्या है, ये क्या करता है, इट नरेट्स अ स्टोरी ड्रॉन फ्रॉम रूरल न्यू इंग्लैंड, यानी कि ग्रामीण न्यू इंग्लैंड से ली गई एक कहानी बताती है। कहाँ से, जो ग्रामीण न्यू इंग्लैंड है वहाँ से ये कहानी बताती है। जो नरेटर है, जो वर्णन करता है, अ न्यू इंग्लैंड फार्मर, क्या है, एक न्यू इंग्लैंड का एक किसान, कॉन्टैक्ट हिज नेबर इन द स्प्रिंग टू रिबिल्ड द स्टोन वॉल बिटवीन दियर टू फार्म्स। क्या कर रहा है कि न्यू इंग्लैंड का एक किसान है जो अपने दोनों खेतों के बीच पत्थर की दीवार की क्या कर रहा है, पुनर्निर्माण कर रहा है, रिबिल्ड कर रहा है। रिबिल्ड के लिए वसंत ऋतु में अपने पड़ोसी से क्या करता है, संपर्क करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मेंडिंग वॉल में यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। एंड नेक्स्ट क्या है आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। इस मतलब मेंडिंग वॉल की इंपॉर्टेंट लाइन है, तो यहाँ पे भी मैं लगाना चाहूँगी इंपॉर्टेंट लाइन है, गुड फ्रेंड्स यानी कि जो अच्छी दीवारें होती हैं वो अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। द पोएट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ एनी बाउंड्री। इसमें जो कवि है ना वो किसी भी बाउंड्री के पक्ष में नहीं है, किसी भी सीमा के पक्ष में नहीं है। ही बिलीव दैट समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव आ वॉल। मतलब उनका मानना है कि कुछ ऐसा है जिसे दीवार पसंद नहीं है। बोथ द पोएट एंड द नेबर, यानी कि जो कवि हैं और जो नेबर हैं वो दोनों ही सेम टू बी राइट फ्रॉम दियर पर्सपेक्टिव। दोनों ही जो कवि हैं और जो पड़ोसी है वो दोनों ही अपने पर्सपेक्टिव यानी कि अपने दृष्टिकोण में अपनी बात से सही प्रतीत होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट वन है, द पोएम इज़ फुल ऑफ सिम्बल्स। ये जो पोएम है ना ये प्रतीकों से भरी हुई है, यानी कि फुल ऑफ सिम्बल्स हैं। नेक्स्ट वन है, इट्स शोव द डिवीज़न बिटवीन नेशंस, क्लासेस, रेसेस एट्सेट्रा। मतलब ये जो इसमें क्या दिखाता है, इसमें राष्ट्र हैं यानी कि जो नेशंस हैं, जो क्लासेस हैं यानी कि वर्गों हैं यानी कि वर्ग, रेसेस यानी कि नस्लों के बीच विभाजन को दर्शाता है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। एंड और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एक मोनोलॉग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेंडिंग वॉल एक मोनोलॉग है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है, द पोएम सीम्स टू बी अ कॉन्वर्सेशन। ये जो पोएम है ये कैसी है, मतलब एक कॉन्वर्सेशन प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है, एक वार्तालाप प्रतीत होती है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम यहाँ पे दूसरी पोएम देखेंगे, मूविंग। दूसरी पोएम इनकी है मूविंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ की फैक्ट देख लेते हैं। मूविंग इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। ये भी एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है जो अ बॉयज़ विल से ली गई है, यानी कि अ बॉयज़ विल में ये पोएम आपको मिलती है, जो कब आया था, 1930 में आया था। पोएट मोवर वर्क्स इन द फील्ड। इसमें जो कवि है, मोवर मतलब होता है घास काटने वाला। जो कवि है यानी कि जो पोएट है, घास काटने वाला, एक खेत में काम करता है। देयर इज साइलेंस ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ बहुत ही साइलेंस रहता है यानी कि सन्नाटा रहता है। ही हैज़ हिज, ठीक है,
उसके चारों तरफ क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ही हैज़ हिज साइड, साइड मतलब होता है दरांती, दरांती नहीं समझ में, घास काटने की जो हंसिया होती है उसे बोला जाता है। आप इसे बोल सकते हैं घास काटने की जो हंसिया होती है उसे साइड बोलते हैं। तो उसके पास अपनी हंसिया है। द साइड सीम्स टू बी विस्परिंग टू द ग्राउंड, और जो साइड है यानी कि जो दरांती है यानी कि जो हंसिया है, ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर फुसफुसा रही हो। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, लाइक द पोएट द साइड हैज़ ऑल्सो पैशन ऑफ ट्रूथ, रियलिटी एंड द वर्क। पोएट की तरह जो दरांती में भी सत्य, मतलब पोएट की तरह हंसिये में भी क्या है, सत्य है, वास्तविकता है और काम के प्रति जुनून दिखाई देता है हंसिये में, जिस तरह वो घास काटने वाले मोवर में है, ऐसा इसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट वन फैक्ट क्या है, द रीडर्स और ऑल्सो एनेक्सियस टू नो व्हाट द साइड इज विस्परिंग। जो रीडर्स हैं, हम जैसे जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, वो जानने के लिए उत्सुक हैं कि साइड जो हंसिया है वो क्या विस्पर कर रही है, ठीक है, क्या फुसफुसा रही है। नेक्स्ट वन फैक्ट क्या है इसका, 1 मिनट। नेक्स्ट वन फैक्ट क्या है, द पोएम ऑफर्स अ मैसेज। ये जो कविता है एक संदेश देती है। द मैसेज इज द रियल लाइफ, मतलब संदेश वास्तविक है, वास्तविक जीवन से है। विद इट्स हार्ड लेबर कैन गिव ग्रेटर प्लेजर दैन ऑल फैंसीफुल ड्रीम्स। तो यानी कि ये जो कविता है, ये जो पोएम है, एक संदेश देती है जो कि एक रियल लाइफ जीवन से है, अपने कठिन परिश्रम से है, हार्ड लेबर से है, अधिक से अधिक आनंद दे सकता है सभी काल्पनिक सपनों से बढ़कर। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो मूविंग है एक लिरिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जॉनरा हो जाता है, ये एक लिरिक है, ये आपने ध्यान रखना है। इट हैज़ रिटेन इट्स ड्रामेटिक फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में है, तो ड्रामेटिक फॉर्म में है, ये मतलब इसे अपना नाटकीय स्वरूप बरकरार रखा है, उन्होंने इसे अपने ड्रामेटिक फॉर्म को बरकरार रखा है, रिटेन कर रखा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है, द पोएट ट्रीट द साइड एज अ ह्यूमन बीइंग। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो अपने हंसिये को, अपने दरांती को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, मतलब एक इंसान के रूप में मानते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे दूसरी पोएम देखेंगे, बर्चेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी पोएम, बिर्चेस। ये एक पोएम है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये एक पोएम है। सबसे पहले इसका जॉनरा याद रखिएगा आप, ये एक पोएम है। और नेक्स्ट वन पे यहाँ पे देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। फर्स्ट पब्लिश, ये कब पब्लिश हुआ था, पहली बार अगस्त में हुआ था, 1915 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। 1915 में हुआ था, पहली बार अगस्त 1915 में। इशू ऑफ द अटलांटिक मंथली टुगेदर विद द रोड नॉट टेकन एंड द साउंड ऑफ ट्रीज। ये ध्यान रखना है कि ये जो मतलब ये जो पोएम है पहली बार अगस्त 1915 में द अटलांटिक मंथली के अंक में द रोड नॉट टेकन और द साउंड ऑफ ट्रीज के साथ है एज अ ग्रुप ऑफ पोएम्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ पोएम्स के रूप में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था, ये ध्यान रखना, इशू हुआ था। इट वॉज इंक्लूडेड इन फ्रॉस्ट थर्ड कलेक्शन ऑफ पोइट्री माउंटेन इंटरवल। ये ध्यान रखना है, इसमें फ्रॉस्ट की जो तीसरी कलेक्शन है यानी कि तीसरी कविता जो संग्रह है माउंटेन इंटरवल भी शामिल किया गया था, विच वॉज पब्लिश इन 1960, जो 1916 में पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना। ओके, आगे इसमें देखेंगे हम पोएम जो है, द पोएम इज़ नोन फॉर इट्स फ्यूजन ऑफ फैक्ट एंड फैंसी एंड ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। सॉरी, ठीक है। ये जो पोएम है ये अपने फैक्ट मतलब तथ्य, फैंसी मतलब कल्पना, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन, एंड इमेजिनेशन यानी कि आपका कल्पना फिर से आ गया। तो ये जो पोएम है तथ्य, कल्पना, अवलोकन और कल्पना के मिश्रण के लिए जानी जाती है, नोन है। ओके, द पोएट हैज़ ऑब्जर्व्ड द हैबिट्स ऑफ बर्चेस माइन्यूटली। यहाँ पे क्या हो रही है, जो कवि हैं वो बिरचों की आदत की सूक्ष्मता से अवलोकन किया है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे जो बर्च है इसको जो पढ़ा जाएगा बिर्च, ठीक है। ये जो बिर्च है, बिर्चेस बोला जाता है, ये एक पेड़ है, एक पतला तेज़ी से बढ़ने वाला एक पेड़ है जिसकी जो छाल होती है ना वो पतली होती है, जो अक्सर छिल जाती है और जिस पर कैंटकिंस आते हैं। ये एक पेड़ है और उस पेड़ के बारे में ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, बताया है। क्या उन्होंने कहा है, ऑब्जर्व के, जो कवि हैं, जो पोएट है वो ऑब्जर्व करते हैं जो बिरचे हैं यानी कि जो पेड़ है उनकी आदतों को वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, बिरचों की आदत की सूक्ष्मता से वो अवलोकन कर रहे हैं, माइन्यूटली अवलोकन करते हैं। ही सीज देम एंड फाइंड्स दैट दे आर बेंडिंग टू राइट एंड लेफ्ट। वो देखते हैं
ठीक है, वह उन्हें देखता है, मतलब वो उन्हें देखते हैं, किन्हें देखते हैं, उन पेड़ों को देखते हैं और पाते क्या है कि वे दाईं और बाईं ओर झुक रहे हैं, वो दाईं और बाईं दोनों तरफ वो झुक रहे हैं। ही आल्सो इमेजिन्स, वो ये भी कल्पना करते हैं कि सम बॉय हैज़ बीन स्विंगिंग देम, कुछ लड़के जो हैं कि कोई लड़का जो उन्हें झुला रहा हो। इट सीम दैट आइस स्टॉर्म हैज़ मेड बर्चेस स्टे, और ऐसा लगता है कि जो बर्फीले तूफानों ने बिरचों को वहीं रहने पर मजबूर कर दिया है। दीज बिरचेस आर कवर्ड विद आइस, और ये जो बिरचेस हैं ये पूरा बर्फ से ढके हुए हैं। दिस लिरिक इज़ द फ्यूज़न ऑफ फैक्ट एंड फैंसी, ये जो लिरिक है ये तथ्य और कल्पना का मिश्रण है। ओके, तो इसमें यही चीज़ें दिखाया गया है, वो पेड़ के बारे में ही सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कैसा वो राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ बेंड हो रहे हैं, और कोई लड़का है जो उसे स्विंग कर रहा है। फिर वो क्या होते हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मानो जो आइस स्टॉर्म है वो उसे वहीं पे रहने के लिए मजबूर कर दिया है, उसे ढक दिया है। यही सारा चीज़ें उन्होंने इसमें बताया हुआ है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वन देखेंगे। स्टॉपिंग बाय, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोएम इनकी है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाती है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये फेवरेट पोएम है इनकी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बर्फीली शाम को जंगल में रुकना, आई थिंक ये एक पोएम है, ये भी ध्यान रखना है। इसका जॉनरा भी पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन्होंने लिखा था, 1922 में लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, और ये पब्लिश हुआ था 1923 में, ये ध्यान रखना है। और न्यू हैम्पशायर में ये पब्लिश हुआ था, न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, इट इज़ द पोएम दैट टच द हार्ट, देखिए यहाँ पे आ गया, टच द हार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो पोएम है ना, ये वह कविता है जिसने जवाहरलाल नेहरू के दिल को छू लिया था। द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, इस कविता की जो लास्ट की 4 लाइन्स है, वर फाउंड ऑफ नेहरूज ऑफिस टेबल, ये कहाँ पाई गई थी, तो नेहरू जी के ऑफिस के टेबल पर पाई गई थी जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। अब वो लाइनें क्या थी, जो लाइनें मतलब जो 4 लाइनें जो लास्ट की 4 लाइन्स है इस कविता की, उनके ऑफिस के टेबल पर पाई गई थी जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब वो 4 लाइनें क्या थी, यहाँ पे हैं लाइनें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो 4 लाइनें कौन सी हैं, तो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीम, जो वुड्स हैं, जो जंगल हैं, वो सुंदर, काले और गहरे हैं, ये ध्यान रखना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों चलना है, ये लाइनें उसमें थी, यही लाइनें थी, तो ये आपने ध्यान रखना है। इन अ लेटर टू लुइस अंटरमेयर, ओके, अंटरमेयर मतलब लुइस अंटरमेयर के एक पत्र में फ्रॉस्ट कॉल्ड इट, फ्रॉस्ट ने क्या कहा है, माई बेस्ट डिड फॉर माई रिमेंबर्स, माई बेस्ट डिड फॉर रिमेंबर्स, मतलब याद के लिए मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये उन्होंने कहा है, ये पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पोएम को उन्होंने क्या कहा है और कहाँ कहा है, लुइस अंटरमेयर के एक पत्र में उन्होंने, फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम को माई बेस्ट डिड फॉर रिमेंबर्स कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ पोएम के बारे में बताया गया है, क्या है। पोएम जो है वो सिंपल है, बहुत ही सरल है, बट हैज़ डीप मीनिंग, लेकिन ये एक इसका गहरा अर्थ है, मतलब इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। ऑन सिंपल लेवल, इसका जो लेवल है बहुत ही साधारण स्तर पर है। इट सीम्स दैट इट इज़ नो मोर देन अ सिंपल फेट ऑफ द पोएट, ऐसा लगता है कि ये कवि की साधारण भाग से अधिक कुछ भी नहीं है। हु स्टॉप्स वन इवनिंग अलोंग अ कंट्री रोड टू वॉच द स्नोफॉल इन द वुड्स, क्या बात हो रही है यहाँ पे, कि ऐसा लगता है कि जो कवि हैं, ये जो कवि के साधारण भाग से अधिक कुछ भी नहीं है, जो एक शाम जंगल में बर्फबारी देखने के लिए ग्रामीण सड़क पर स्टॉप करते हैं, यानी कि रुकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, द रियल डेप्थ ऑफ द पोएम कम्स इट्स सिम्बॉलिक रीडिंग, मतलब ये जो पोएम की जो रियल डेप्थ है, यानी कि वास्तविक गहराई है, कविता की जो वास्तविक गहराई अपने प्रतीकात्मक वाचन पर आ जाती है, अपने सिम्बॉलिक रीडिंग पर आ जाती है। द पोएम इज रिटिंग इन आयम्बिक टेट्रामीटर, ये जो पोएम है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, पोएम लिखा किस में गया है, तो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। इन द रुबाइयत स्टैंजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रुबाइयत स्टैंजा में लिखा गया है। जिसको क्रिएट किसने किया था, तो एडवर्ड, ये आपने ध्यान रखना है, जिसको क्रिएट किसने किया था, तो एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने किया था। ईच वर्ड फॉलोज, इसकी जो प्रत्येक जो वर्ड्स है वो फॉलो करती है AABBA राइमिंग स्कीम। ओके, ये आपने ध्यान रखना है, इसकी जो प्रत्येक वर्ड्स है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है AA है, यानी कि BA, आपने ध्यान रखना, इसकी राइमिंग स्कीम है। ओके, तो इसमें वही चीज़ बताया गया है।
कविता बहुत ही सरल है, इसका अर्थ जो है गहरा है, साधारण स्तर पर लिखा गया है। ऐसा लगता है जो कवि हैं वो अपने साधारण भाग से अधिक कुछ नहीं है। वो एक शाम क्या होता है कि एक शाम में जंगल में बर्फबारी देखने के लिए एक ग्रामीण सड़क पर रुक जाते हैं और जो कविता की वास्तविक गहराई है वो अपनी एक सिंबॉलिक रीडिंग पर आ जाती है। और ये जो कविता है ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, रुबाइयत स्टैंजा में। इसको क्रिएट किसने किया था? तो एडवर्ड फिट्जगेराल्ड के द्वारा रुबाइयत स्टैंजा में लिखा गया था। ये अपने ध्यान रखना है। ओके, चलिए। एंड लास्ट जो है द रोड नॉट टेकन, नेक्स्ट वन जो इनकी पोयम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पॉपुलर लिरिक फ्रॉम माउंटेन इंटरवल। ये ध्यान रखना है, ये पॉपुलर लिरिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो कहाँ से ली गई है? माउंटेन इंटरवल्स में पाई जाती है, 1916 में आया था, ली गई है। द पोएट फाइंड्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन ऑफ द टू रोड्स। इसमें क्या होता है कि जो पोएट है ना, कवि को दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना बहुत कठिन लगता है। दो रास्ता है और दोनों में से किसी एक को चुनना उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। मेकिंग अ चॉइस इज थीम ऑफ दिस पोएम। बात यहाँ पे क्या हो रही है कि इस पोएम की जो थीम है ना, इस पोएम की जो थीम है वो क्या है? मेकिंग अ चॉइस। इस पोएम की जो थीम है, कविता का विषय है, मतलब मेकिंग एक बड़ा विकल्प इस कविता का क्या है? विषय है। आगे क्या हो रही है? द पोएट स्टैंड्स एट अ पेंट वेयर द रोड बाइफरकेट्स इनटू टू। मतलब यहाँ पे बात करें, कभी एक पेंट के पास खड़ा है जहाँ सड़क दो हिस्सों में बढ़ जाती है। द पोएम इज़ नोन फॉर सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड एपिग्रामेटिक फोर्स। ये जो पोएम है ये कैसी है? सरलता, स्पष्टता, सुस्पष्टता के लिए जानी जाती है। तो सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है, क्लैरिटी के लिए जानी जाती है, एपिग्रामेटिक फोर्स के लिए जानी जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो इतना ही था जो इम्पोर्टेंट था, इतना मैंने ले लिए थे। तो कैसा लगा आपको? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ से अगर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से पक्का आपके एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्ट थे, जहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैंने लिया है। तो कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हीना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम पे जाके वहाँ आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फर्स्ट टाइम जो चैनल को मेरे वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।